बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह किया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आज का व्लॉग इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसको प्लीज़ मुकम्मल देखना मत भूलिएगा। BLF के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन और दीगर आलमी ताकतों को एक सनसनीखेज़ ख़त अरसाल कर दिया है। इस ख़त में ऐसा क्या है कि रियासती इदारे एकदम से मुतहरिक हो गए हैं? क्या बलूचिस्तान में BLA की गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही है? क्या ये दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में जो BLA के 82% जो सरगर्मियाँ हैं उनमें कमी आई है या BLA की तश्कील नो हो रही है? इंटरनेट सर्विस की बंदिश की वजह से BLA की सरगर्मियों की इतलात सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस हवाले से रियासत ने और रियासती जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर आज की व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त जहरी के हालात किस कदर तबाह कुन सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। हर गली हर मोहल्ला तबाही की दास्तान बयान कर रहा है। हज़ारों लोग मैसूर हैं, जहरी को जेल में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जहरी में फोर्सेस ने कौन कौन सी क़यामत ढाई है, तमाम अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। कैच में एक लर्जा खेज सानिया रूनुमा हुआ है जहां 5 ख़वातीन, बलोच ख़वातीन समेत एक ही साथ 12 अफराद को हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया। रियासती इदारों का निशाना बलोच ख़वातीन आखिर क्यों है? क्या महज इसलिए कि बलोच रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा? इसके अलावा 5 लापता नौजवानों के वालिदैन ने रियासत को 3 दिन की मोहलत दी है, यानी अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का। 3 दिनों में अगर हमारे 6 बच्चे जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया है बाजियाब न हुए तो फिर हम सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कदम क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से। ये मुख्तसर सी है, मैं इस पर बात करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिव्यू कमेटी को डॉक्टर महरंग बलोच का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर 30 दिनों में फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत ने लॉ ऑफिसर को हुक्म दिया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने डॉक्टर महरंग बलोच का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर आज समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अताउल्ला कुंडी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इससे कबल डॉक्टर महरंग बलोच के केस की पैरवी ईमान मजारी एडवोकेट कर रही थीं। तो ये जो डॉक्टर महरंग बलोच का केस है जिसमें डॉक्टर महरंग बलोच का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में रखा गया है, वो पाकिस्तान से बाहर सफ़र नहीं कर सकती। अब तो वैसे भी तकरीबन 8 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, वो जेल में है, वो सफ़र वैसे भी नहीं कर सकती। लेकिन रियासत ने उनका नाम ECL में रखा हुआ है। ECL में नाम उनका रखा जाता है जिन पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ामात हों या जो रियासत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो या इम्कान हो कि वो पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क में कोई भी हो वो बाहर जाकर और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, तो इसलिए उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है। उनका नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है कि जिनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के अलावा संगीन जराइम के मुकदमात होते हैं, तो उनका नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है ताकि वो कानून या अदालतों से बचकर मुल्क से बाहर न जा सकें। तो इस तरह डॉक्टर महरंग बलोच के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसको, और वैसे भी रियासत और डॉक्टर महरंग बलोच के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए उनका नाम इन्होंने डाल रखा है अपना एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं जहरी की कि जहरी में आखिर क्या चल रहा है। ये जो वहाँ से जो सूरत हाल रिपोर्ट हुई है उनके हवाले से जो एक द बलूचिस्तान पोस्ट से मैंने लिया है, उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे के बाद शहर की गलियां सुनसान हो जाती हैं, कोई बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करता। अगर कोई बाहर निकलता है तो पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से बराह रास्त फायरिंग की जाती है। आपको बताता चलूं कि जहरी
11 अगस्त को ब्रास ने जहरी का कंट्रोल संभाला था, जो तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा तक जहरी पर ब्रास यानी जितनी भी बलूचिस्तान की जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंट्रोल में था। और उसके बाद फिर एक जंग छिड़ी और फिर बम्बार्टमेंट हुई, फिर ड्रोन अटैक्स हुए, फिर हलाकतें हुई, जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ हुई और बिलाखिर जंगजुओं से जहरी का कंट्रोल तो ले लिया गया। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे रियासत ने जिस तरह जहरी का कंट्रोल संभाला हुआ है, उसे लगता है कि रियासत की जान अटकी हुई है। कहा गया है कि कम से कम 500 ख़ानदान अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हैं। किसान अपनी फसल, मवेशियों और खेतों खलियान खाली छोड़कर शहर से जा रहे हैं। कपास की फसलें वैसी की वैसी पड़ी हैं, मालकान सिर्फ खौफ के साए के साथ भागे हैं। शहरियों के मुताबिक फोर्सेस ने शहर में 6 कैंप कायम कर रखे हैं और लोगों को अपने घरों को खाली करने का कहा गया है। नूरगामा बाजार में एक होटल को मार्टर गोले से तबाह कर दिया गया, कई दुकानें जला दी गईं और मालकान को लापता कर दिया गया। एक मकामी रिहायशी ने बताया कि हमारे घर की हर चीज़ कब्जे में ले ली गई है, बर्तन, कंबल, हत्ता के मवेशी भी ज़िबा किए जा रहे हैं। हम सुबह शाम फायरिंग और धमाकों के खौफ में जीते हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कर्फ्यू, स्कूलों और अस्पतालों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया था, मगर उन्हें धमकी दी गई कि एहतजाज करने वाले एक एक शख्स को गोली के ज़रिए खामोश करा दिया जाएगा। इलाका मकीनों ने कहा कि जहरी शहर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं चल रही, न रोज़गार, न तालीम, न सेहत की सहूलियात दस्तियाब हैं। हर गली में खौफ और बेचैनी का राज है और लोग अपने बर्बाद होती ज़िंदगियों के साथ नकल मकानी पर मजबूर हैं। तो इस वक्त जो जहरी की सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे आप ज़रा अंदाज़ा करके बताइएगा कि जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, उन पे नफसियाती तौर पर क्या असर पड़ेगा, या वहाँ के बच्चे जिनके वालिदैन को या भाइयों को जबरी तौर पर लापता कर दिया जाएगा, उन पर क्या नफसियाती असरात पड़ेंगे। वो सो रहे हों गहरी नींद और फिर धमाके शुरू हो जाएं और फिर फायरिंग की तड़तड़ाहट शुरू हो जाए, तो उन बच्चों की नफसियात पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो बच्चे नॉर्मल बच्चे रहेंगे? क्या उन बच्चों का जहन नॉर्मल रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बावजूद, बार बार अपील किए जाने के बावजूद, आलमी बिरादरी की जहरी के हवाले से खामोशी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की लाताल्लुकी और फिर रियासती जबर और हज़ारों इंसानों की ज़िंदगियाँ, ये एक बहुत बड़े सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों खामोशी छाई हुई है, क्यों आलमी इदारे अपना किरदार अदा नहीं करते, क्यों जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। आप फ़लस्तीन तो एक रैलियाँ लेकर या फ्लोटिला लेकर जा सकते हैं, क्या आप जहरी नहीं जा सकते? क्या आप एक काफ़िला बनाकर कोयटा से आप क्या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में नहीं जा सकते जो मुतासरीन है? पंजगूर है, जिस तरह दीगर शहर है, और भी खबरें थी, लेकिन वो मैं नहीं रख रहा, सिर्फ यही रख रहा हूँ कि आखिर जहरी में ये मौत का नंगा नाच कब तक जारी रहेगा। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कैच के हवाले से कि कैच में क्या क़यामत टूटी। कैच में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 5 ख़वातीन और एक बुज़ुर्ग शख्स समेत 12 अफराद को हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो ज़ियारत के लिए जा रहे थे, और लापता होने वालों में लाल बख्श, फरजाना, मैमल, शहरबानो, शीरी, नूर बीबी, मैमल बीबी हाथ तक शामिल हैं। इनमें 2 तालिब इल्म बच्चे लड़के भी शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका हदफ बलोच ख़वातीन है। ये आज से नहीं है, ये 2020 से ये सिलसिला चल रहा है। 20 दिसंबर 2020 को एक बलोच रहनुमा और BSO की साबिक चेयरमैन करीमा बलोच के कत्ल की धमकियों के बायस वो पाकिस्तान से फरार होने के बाद टोरंटो पहुंची, लेकिन वहाँ भी उनकी ज़िंदगी न बच सकी और वहाँ पर भी उसे कत्ल कर दिया गया। और फिर 2022 में BSO के शहीद रहनुमा रज़ा जहांगीर की बेवा
زہرا بلوچ کو کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیوں کو خاموش کرنے اور دھمکیاں دینے کے لیے ہے۔ 18 فروری 2023 کو محمل بلوچ کو کوئٹہ میں CTD نے منمانے طور پر حراست میں لیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ 15 مئی 2023 کو آوران سے تعلق رکھنے والے ٹیچر نجمہ بلوچ نے ریاستی عناصر کی طرف سے مسلسل ہراساں کرنے کے بعد المناک طور پر اپنی جان لے لی، یعنی خودکشی کر لی۔ 6 فروری 2025 کو عاصمہ بلوچ کو خضدار سے اغوا کر کے اور ان کے اہل خانہ کے احتجاج کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ مارچ 2025 میں گلزادی کو CTD نے بار بار تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر قید کیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ 22 مارچ 2025 کو انسانی حقوق کی ممتاز کارکن اور امن ایوارڈ کی نامزد امیدوار ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو کوئٹہ میں ایک پرامن دھرنے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح بیبو بلوچ کو بھی CTD نے تشدد کا نشانہ بنایا اور 23 اپریل کو جبری طور پر وہ جیل سے نکال کر دوسرے جیل منتقل کیا۔ اور اسی طرح 29 مئی 2025 کو لائبریری اور سائنس کی طالبہ پولیو سے بچ جانے والی 24 سالہ مہجبین بلوچ کو سول ہاسپٹل کوئٹہ سے رات کو 3 بجے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ 30 جون 2025 کو تربت سے لیڈی ہیلتھ ورکر روبینہ بلوچ کو اغوا کے بعد ان کو وہ حراست میں لیا گیا اور پھر بعد میں رہا کر دیا گیا۔ حال ہی میں 14 اگست 2025 کو جمیل کرد کی اہلیہ نمرا کرد کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا، جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ فرزانہ شفیع کو جس طریقے سے گھر سے اٹھایا گیا اور پھر جنسی زیادتی کا شکار کیا گیا اور پھر جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا اور پھر وہ مر گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ مطلب آخر یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہا تھا کہ بلوچ خواتین جو ہیں وہ اسمگلنگ کرتی ہیں اسلحہ BLA کے لیے، لیکن ہمیں جو روایات ہیں بلوچستان کی، ننگ و ناموس کے جو معاملات، اس وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ یہ سب کیا ہے بگٹی صاحب، چنتخب وزیر اعلیٰ صاحب، مسٹر پپٹ، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، تیرے صوبے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر بھی آپ کہتے ہو کس طرح؟ بیسیکلی ان کا قصور نہیں ہے، ریاست تو کر رہی ہے، سو کر رہی ہے نا۔ اب سرفراز بگٹی جیسے تو کارندے ہیں ریاست کے، ڈیتھ اسکواڈ کے جس طرح کارندے ہوتے ہیں، یہ بھی ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ ہے۔ وزارت اعلیٰ جب جائے گی تو یہ اپنی وہی کرے گا، بندوق اٹھائے گا اور پھر ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ بن جائے گا۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ کیوں خاموش ہے؟ بلوچ کی خاموشی نے بلوچ عورت کی زندگی کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ بلوچ اور مردوں کے جو ضمیر نے، سوئے ہوئے ضمیر نے بلوچستان کی جاگتی اور سراپا احتجاج اور مزاحمت کرتی عورت کی زندگیوں کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، اگر بلوچ مرد میں مزاحمت ہوتی، وہ خاموش نہ بیٹھتا، سڑکیں گرم کر دیتا۔ اس وقت جس طرح جبری گمشدگیوں پر بلوچ مائیں، بہنیں، بیٹیاں نکل کر سراپا احتجاج ہو رہی ہیں، اسی طرح اگر بلوچ مرد بھی نکل آئیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی یا ریاستی اداروں میں اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ ایسا سب کچھ کرتے۔ لیکن 6 نوجوان، جس طرح میں نے کہا نا کہ خواتین، والدین، مائیں اب سڑکوں پر آنے کا ٹھان چکی ہیں۔ 6 لاپتہ نوجوانوں کی ماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ریاست کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ تربت شاپک کی رہائشی خواتین نے منگل کے روز تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 28 اگست کو ہمارے 6 بچوں کو کوئٹہ کے علاقے عیسیٰ نگری سے ایک ساتھ اٹھایا گیا، جن کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ سے لاپتہ کیے جانے والے لڑکوں میں شابیک، قدیر، صدام، اکرم، قدیر اور محمد یاسین شامل ہیں، جبکہ صدام ولد محراب کو جولائی میں جوسک کے علاقے سے اٹھایا گیا تھا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سمیت جتنے بھی متعلقہ حکام ہیں ایک ایک دروازے پر دستک دیے، لیکن ان کو کسی نے نہیں سنا۔ تو اب وہ مجبور ہو گئے کہ اگر 3 دنوں میں ان کے یہ 6 بچے بازیاب نہ ہوئے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تعلیمی چوک اور کمشنری روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہیں بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، تربت،
पसनी रोड बांक चढ़ाई के करीब जबरी गुमशुदगी का शिकार 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। दोनों लाशों की शनाख्त ज़रीफ वल्द लाल बख्श और फारूक वल्द नईम के नामों से हुई है। और इसी के अलावा वाशक नाल के रिहायशी नौजवान मोहम्मद आरिफ बलोच डेथ स्क्वाड के हाथों उनको अगवा कर दिया गया है। और इसी तरह खुजदार से एक और बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है कि 12 साल से लापता वालिद की बाजियाबी के लिए एहतजाज करने वाला बेटा भी जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। मोहम्मद आरिफ अपने वालिद समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरों और धरनों में शिरकत करते रहे। उनके वालिद जाकिर इस्माइल को 11 फरवरी 2013 को लापता किया गया था। वालिद के बाद बेटा घर का वाहिद सहारा था जिसे जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया। ऐसा ही सानेहा पंजगोर में भी हो चुका है, जहाँ 29 जून 2025 को जीशान जहीर को लापता किया गया। वो अपने वालिद जहीर की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। फिर उसकी गोलियों से छलनी लाश मिली और फिर मस्तोंग में नामालूम अफराद ने तहसील हेडक्वार्टर पर दस्ती बम फेंककर फरार हो चुके हैं। ये है बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल। तो अब हम अहम तरीन जो हमारा मौजू है हम उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि BLA के हवाले से जो रियासती एक्सपर्ट्स हैं, जो यूँ समझ लें कि जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि BLF के जो सुप्रीम कमांडर हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन के सदर और आलमी रहनुमाओं को एक तफसीली लेटर अरसाल किया। वो आपकी स्क्रीन पर होगा। उन्होंने सबसे अपील की है कि बलूचिस्तान के मामले पर वो मुदाखलत करें। बलूचिस्तान इस वक्त एक मकबूजा इलाका है, ख़त में कहा गया है, जहाँ संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ का इर्तिकाब हो रहा है, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जहाँ मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला चल रहा है, जहाँ ख़वातीन महफूज नहीं है, जहाँ एहतजाज की आज़ादी नहीं है। मतलब बलूचिस्तान में जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो मुयस्सर नहीं है। और बलूचिस्तान में आज़ादी की जो तहरीक है उसको कुचलने के लिए रियासत ताकत का इस्तेमाल कर रही है। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान डिक्लेयर करें और तस्लीम करें। और ये भी कहा है कि अगर इस तरह नहीं कर सकते तो फिर आप बलूचिस्तान के मामलात पर मुदाखलत करें कि बलूचिस्तान में जो मजालिम हो रहे हैं, जो गैर महफूज सरमायाकारी आलमी सतह पर की जा रही है, उसके हवाले से, उसकी रोकथाम के हवाले से आप कोई कदम लें। तो बहरहाल तफसीली लेटर है, अगर उसमें जाऊंगा तो फिर आपको पता है कि इस वक्त रियासत बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन बात कर लेते हैं BLA के हवाले से कि BLA क्या, जो उनके रियासती एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने दावा किया है कि रियासती इदारों की स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और ईरान, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के ताउन से बलूचिस्तान में BLA पसपा हो रही है। और BLA की सरगर्मियों में 82% यानी 82% कमी आई है। इसमें कितनी सदाकत है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है जी। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो पूरा बलूचिस्तान रियासत ने बंद कर रखा है। सेक्शन 144 नाफिज है। हर 50 मीटर पर नाके लगे हुए हैं। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस बंद है। इंफॉर्मेशन का ज़रिया या इंफॉर्मेशन तक रसाई का ज़रिया ख़त्म हो चुका है। भाई मसला ये है कि BLA के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं ना, आपने कहा है कि हमने ईरान, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के ताउन से और फिर रियासती इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुस्तैदी और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन से जो है वो हमने तमाम चीज़ों पर काबू पाया है। तो मसला ये है, देखें BLA पर आप लाख पाबंदियां लगा दें। देखें इस वक्त रिसेंटली आपने कलअदम तहरीक तालिबान पर पाबंदी आयद की, उसको कलअदम करार दे दिया। उसके तकरीबन 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद कर दिए गए। 92 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। 90 फाइनेंसर्स पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन BLA के पास ऐसा क्या है? मजीद ब्रिगेड के पास ऐसा क्या है?
نہ تو ان کے باہر کہیں کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں، نہ تو ان کے اثاثے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچ مسلح گروہوں کے سرگرمیوں میں بارہا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس وقت راتوں کو تقریباً کئی مرکزی شاہراہوں پر بی ایل اے، بی ایل ایف اور دیگر جو ان کی جو جنگجو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ناکے لگے ہوتے ہیں، سنیپ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شہروں میں چلے جاتے ہیں، وہ تھانوں کو جلا دیتے ہیں، وہاں پہ اسلحہ لے جاتے ہیں اور جو قیدی ہیں ان کو چھڑا لیتے ہیں، خود جو آرم فورسز ہیں ان کے جوانوں کو لے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا 82% کیا مطلب انٹرنیٹ کی بندش سے جو انفارمیشن بلوچستان سے باہر نہیں پہنچ رہی تو اس کو آپ 82% کہتے ہیں؟ فیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان میں بی ایل اے پسپا نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور شک ہو سکتا ہے کہ بی ایل اے کی تشکیل نو یا اس کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ بی ایل اے کا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس کے بعد اہداف بھی تبدیل ہوئے ہیں، اس کے بعد جو پلاننگز ہیں وہ بھی تبدیل ہوئی ہیں، اس کے بعد ایریا آف آپریشنز جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اب آپ تنہا نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں 2016 اور 2017 کے اوائل میں عمومی تاثر تھا کہ بلوچ بغاوت کو کمزور پڑ چکی ہے، اس کو دبا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن پھر اچانک سے بلوچستان میں بغاوت اٹھی، جنگجو میدان میں آئے اور پھر جو سلسلہ چلا وہ آج تک جاری ہے۔ اور آج اگر کہیں تھوڑا بہت کمی محسوس ہو رہی، دیکھیں رواں ماہ کیا ہوا ہے، کم و بیش 20 ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کو مار دیا گیا ہے، بی ایل اے بی ایل ایف نے مارے ہیں 20 ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں رپورٹ کرتا ہوں اس کے مطابق تو کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا کہ بی ایل اے کی طرف سے بموں سے حملے نہ کیے گئے ہوں، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ ناکہ بندیاں نہ کی گئی ہوں، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ تھانوں پر حملے نہ کیے گئے ہوں، بینکوں پر حملے نہ کیے گئے ہوں، نادرا کے دفاتر نہ جلائے گئے ہوں۔ ایک زہری کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1.5 مہینے تک جنگ لڑنی پڑی تھی۔ تو اس وقت جب بی ایل اے کا پلڑا بلوچستان میں بھاری ہے تو آپ کے یہ جو ریاستی پالیسی ایکسپرٹس ہیں جو یہ دعوے کر رہے ہیں یہ انتہائی شرمناک ہیں، یہ حقائق سے کے برعکس ہیں۔ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ کے پاس جو بلوچستان سے متعلق اسیسمنٹ رپورٹس پہنچ رہی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ بی ایل اے اپنا بی وائی سی کے حوالے سے جو آپ کے پاس اسیسمنٹ رپورٹس آ رہی ہیں وہ سب غلط ہے، آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو غلط سمت دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے بلوچستان کے معاملات پر جو پوائنٹ آف ویو آپ نے اختیار کر رکھا ہے یا جو وے آپ نے اختیار کر رکھا ہے بلوچستان میں جو جنگجو ہیں یا جو شدت پسندی ہے اس کو کچلنے کے لیے، وہ راستہ ہی غلط ہے۔ اس طرح آپ بلوچستان کو نہیں بچا سکیں گے اور اس طرح نہ ہی بلوچستان بچ سکے گا۔ اور اتنا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان کی کوئی بھی ایک اکائی پاکستان سے ٹوٹنے کے لیے کوئی بہت بڑی تحریک چلاتی ہے تو اس کے دوسرے لمحے مزید 3 صوبوں میں بھی تحریکیں چلیں گی۔ گلگت بلتستان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، آزاد کشمیر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، سندھ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، خیبر پختونخوا میں بھی ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ تو باقی کیا کریں گے؟ پنجاب سنبھالیں گے تو سنبھالے پنجاب بھائی آپ، ویسے بھی پنجاب تو پنجاب ہے نا بھائی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جناب جو آپ کی خدمت میں نے رکھی اور آپ کو میں نے زحمت دی، آپ نے میرے ویڈیو کو مکمل دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔